सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। अभी कुछ दिनों तक फेस कैम वीडियो नहीं आएगी क्योंकि वन पीस का एपिसोड नंबर 1073 इतना जोर से गिरा है कि मैं पुणे से उठ के हैदराबाद गिर गया हूँ और अब कुछ समय तक टेम्पररी सेटअप चल रहा है। लेकिन मानना तो पड़ेगा कि ये वाला एपिसोड बहुत बढ़िया था। इतना बढ़िया कि जब से वन पीस का लाइव एक्शन खत्म हुआ मैं काइंड ऑफ एक माइल्ड डिप्रेशन में चला गया हूँ कि अब मेरा एक सीरीज खत्म हो गया जो मुझे देखना था। बट फाइनली संडे को ये वाला एपिसोड देख के मैं इस चीज को ओवरकम कर पाया। देखो, इस वाले एपिसोड में लूफी ने बहुत सारे कांड किए हैं। मोस्ट ऑफ देम कुछ ऐसी ऐसी चीजें थी जो कि इवन मांगा में भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लिटरली मेरे स्क्रिप्ट राइटर ने मेरे को कॉल लगा के बोला कि अनिकेत, ये बंदा तो कुछ ऐसा कर रहा है जो कि हमें पता ही नहीं था। एंड उसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर तुम लोग को भी लूफी के बारे में सब कुछ जानना तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। देखो, इस एपिसोड को जब मैंने पहली बार देखा था मैंने इसको इतनी जल्दबाजी में देखा था कि अभी रिव्यू के टाइम पे तो मुझे याद भी नहीं था इस एपिसोड में हुआ क्या है। आई थिंक मैंने 12 या 12:30 बजे पैकिंग खत्म करके इस एपिसोड को लगाया था कि चाय वाय पी के और खाना वाना खा के फाइनली निकल सकूं ट्रेन पकड़ने के लिए। और ट्रेन मेरी 3 बजे थी। तो मैं एक्चुअली तुम लोग के साथ बैठ के जो उसको डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम करके देखता हूँ उसको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया। तुम लोग के साथ बकचोदी करते हुए एपिसोड देखने में जो मजा है वो कहीं नहीं है। तो बाय द वे, अगर तुम लोगों ने अभी तक डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया तो उसको कर लो। वहां पर भी हम गेम्स और क्विज वगैरह करते रहते हैं टाइम पास के लिए। देखो, एपिसोड नंबर 1073 जो था जहां पर लूफी ने पहली बार लाइटनिंग को ग्रैब किया था वो तो देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दिया है। लूफी चुपचाप एक लाइटनिंग बोल्ट को पकड़ के नीचे जमीन पर कूद रहा था। एंड ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी पैनल था जो कि वन पीस के गियर 5 वाले मांगा में देखने को मिल रहा था। इसको टोय एनिमेशन ने तो इस तरह से कर दिया था कि लोगों का बिल्कुल मूड खराब हो गया था और ऊपर से काफी सारे लोग उसको क्रिटिसाइज भी करने लगे थे। लेकिन मेरे को पता था कि टोय एनिमेशन इतने इंपॉर्टेंट चीज को फकअप नहीं करेगा और एग्जैक्टली वही हुआ। इस एपिसोड का जो एनिमेशन था उसने सब कुछ हिला के रख दिया। पिछले वाले एपिसोड में लूफी बोल रहा था कि अब मैं कौन सा नया मूव बनाऊं, गम गम नो, गम गम नो। और फिर उसने क्या डिसाइड किया कि इस बार वो लिटरली लाइटनिंग को पकड़ के काइडो की तरफ फेंकेगा। लेकिन काइडो भी यहाँ पर चूतिया नहीं है। उसने अपना फ्यूचर साइट यूज करके ये देख लिया था कि लूफी किस तरफ लाइटनिंग फेंकने वाला है, जिसकी वजह से वो उसको डॉज करके वापस जाके लूफी के ऊपर अटैक करता है। बट बात यह कि उसने वहीं पर लूफी को अंडरएस्टिमेट कर लिया था। लूफी ने एक नहीं बल्कि 5-6 लाइटनिंग बोल्ट्स रेडी रखे थे इन केस काइडो ये काम करता है। उसने काइडो के आसपास इतने ज्यादा लाइटनिंग बोल्ट्स फेंक दिए ताकि काइडो वहां से एस्केप ना कर पाए। ये बहुत सही स्ट्रेटेजी लगी मुझे। और फिर वो उनको रबर में कन्वर्ट करके उनके बीच में बाउंस होते हुए इतने जोर से काइडो को मारा कि काइडो ने अपने मुंह से खून फेंक दिया। कंपेयर टू मांगा मुझे ये वाला सीन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये एक एडिशनल फिलर है जो कि टोय एनिमेशन ने इसमें डाला है। बट क्या फिलर है भाई, और ऐसा काइंड ऑफ होना भी था क्योंकि इस एपिसोड को डायरेक्ट किया है ननामी माशिबाटा ने। अभी पिछले सभी डायरेक्टर्स की तरह इस बंदे को भी ज्यादा कोई जानता है नहीं, लेकिन इन्होंने एक्चुअली में वन पीस के 27 अलग अलग एपिसोड्स को डायरेक्ट करने में हेल्प की है, इंक्लूडिंग वन पीस फिल्म रेड। तो ऑब्वियसली जब प्रोजेक्ट इतने अच्छे बंदे के हाथ में गया था तो काम तो बढ़िया निकल कर आएगा ही। देखो, वन पीस के डायरेक्टर्स के नाम पर सिर्फ मेगुमी इशिटानी ही बहुत ज्यादा फेमस है, बट हमें उन लोग का भी काम नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें ऐसे ऐसे एपिसोड्स दिए हैं। जैसे कि वन पीस का एपिसोड नंबर 1070 जहां पर हमने वर्स्ट जनरेशन वर्सेस बिग मॉम और काइडो वाला सीन देखा था, उसकी भी पूरी स्ट्रेटेजिक फाइट इन्होंने ही डायरेक्ट करने में हेल्प की थी। बट ठीक है, डायरेक्शन वगैरह अपनी जगह पर है, लेकिन लूफी की पावर्स को मांगा से हटा के एनिमे में इमेजिन करना और एक्चुअली में समझ पाना कि वो अपनी पावर्स को रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करता है, किस तरह से वो अवेकेंड एबिलिटीज को स्ट्रेटेजिकली यूज करता है, ये चीज मुझे इस एपिसोड में देख के बहुत ज्यादा पसंद आया। देखो, मांगा में पढ़ के ऐसा लगता था कि ठीक है, लूफी एक जगह से दूसरी जगह जंप करके फिर काइडो के ऊपर अटैक कर रहा है, बट वो किस तरह से हो रहा है रियल वर्ल्ड में, वो चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। यहाँ पिछले कुछ 2-3 एपिसोड्स में तुम देख सकते हो कि लूफी जिस भी चीज को रबर बना रहा था उसका कलर ही चेंज हो जा रहा था। इस बार वो चीज हमें काफी ज्यादा रियलिस्टिक मैटर में देखने को मिली, जहाँ पर जब वो पत्थर पर एक्चुअली में कूद रहा है तो वो पत्थर भी उसी शेप में रबर का बन रहा है, ना कि उसका पूरा टेक्सचर ही अलग होते हुए दिख रहा है। तो वो जो रियलिज्म था इस एपिसोड का वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन इतना सारा टिकड़म लगाने के बाद भी लूफी को वापस काइडो ने बेसबॉल बैट के जैसे मारा है। लेकिन हम सभी को पता है कि लूफी किस टाइप का आदमी है। वो वापस से घूमते हुए ओनिगाशिमा के ऊपर से आके काइडो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जिस टाइम लूफी वापस से घूमते हुए ओनिगाशिमा के ऊपर कूदते हुए आ रहा था और ओनिगाशिमा की आंखों में जिस तरह से लाइट जल रही थी, वो स्कल सच में बहुत ज्यादा रियल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक्चुअली में जिंदा है। तो वो वाला एडिशनल सीन भी बहुत ज्यादा सही लगा जो कि मांगा में नहीं था। एंड यू नो, इतना ज्यादा एक्सेलरेशन लेने के बाद लूफी जब काइडो के ऊपर अटैक करता है एंड अटैक के टाइम पर तुम देखोगे कि ब्लैक लाइटनिंग फ्लैश हो रही है, मतलब कि लूफी कांकरर्स हाकी यूज करके काइडो के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन क्योंकि लूफी ने ऑलरेडी खुद की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा के रखी है तो इसीलिए काइडो को बहुत जोर से लगता है वो अटैक। ये ऑल्दो तुमको नोटिस नहीं हो रहा होगा, बट एक पॉइंट पर क्वेश्चन आता है कि आखिर लूफी इतना ज्यादा अटैक कैसे कर पा रहा काइडो को। तो उसका आंसर यही है कि लूफी अपने गम गम नो मी प्लस अपने हाउशुकु हाकी को इतने जोर से कंबाइन कर यूज कर रहा है कि इवन काइडो भी बार बार एपिसोड्स में बोल रहा है कि क्या एब्सर्ड पावर है ये। और ये चीज आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, जो कि हमें दिखाएगा कि वन पीस कैसे पास्ट जनरेशन पे नहीं डिपेंड करता बल्कि इस चीज पर डिपेंड करता है कि करंट जनरेशन किस तरह से और किस
टाइप की चीजों को यूज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतना सब भी कुछ भी नहीं है जो कि हमें आगे देखने को मिला। जब काइडो लूफी के ऊपर बोरो ब्रेथ यूज करके उसे दूर फेंक देता है, लूफी एक लाइटनिंग को पकड़ के उसके ऊपर गोल गोल घूम के वापिस आके काइडो को अटैक करता है। अब सुनने में ये चीज तो बहुत सिंपल लगती है ना, बट एक बार इमेजिन करो कि एक लाइटनिंग का बोल्ट हमें कितने सेकंड के लिए देखने को मिलता है। पलक झपकते ही वो चीज गायब हो जाती है, लेकिन लूफी ने उसको पकड़ के उसके ऊपर स्विंग करके फिर काइडो के ऊपर अटैक किया था। एंड आई गेस इसी वजह से गम गम नो मी को वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस डेविल फ्रूट बोला जाता है। देखो यार, एक लाइटनिंग को अगर वो पकड़ के रबर बना भी दे रहा है तो वो लाइटनिंग वापस चली भी जानी चाहिए, लेकिन द पॉइंट इज कि जब तक वो रबर बना हुआ है तो फिर वो लाइटनिंग हो या पत्थर, वो पूरी तरह से लूफी के कंट्रोल में है। एंड इसके साथ आई गेस किजारू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। लेकिन ये गोल गोल घूमने के बाद लूफी जब काइडो के ऊपर सुपर सेयन मोड में उड़ते हुए जाता है और उनके बीच में जो हॉकी वाला क्लैश होता है ना भाई, वो देख के मेरे अंदर गूजबम्स आ गए। लेकिन वो क्लैश भी इनका ज्यादा देर चलता नहीं है, क्योंकि रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो काइडो ऑलरेडी लूफी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। काइडो उसे जोर से मार के बादलों में फेंक देता है, जो कि आई थिंक काइडो की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि लूफी जिस तरह से बादलों को रबर बना के उनके ऊपर खड़ा है वो चीज तो देख के मेरा दिमाग फट गया, क्योंकि ये सारा कुछ है ही नहीं मांगा में। इन चीजों को कुछ इस तरह से ऐड किया गया है कि लूफी के पावर्स और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होके देखने को मिल रहे हैं। लूफी वहां पर उन बादलों को रबर में तो कन्वर्ट करता ही है, बट उनके आसपास की सारी बिजली को भी इकट्ठा करके उसको काइडो के इर्द गिर्द फेंक देता है। और जिस तरह से ओनिगाशिमा के ऊपर पूरे बिजली की बारिश हो रही है ना, वो चीज देख के काइडो का भी दिमाग हिल चुका है। लेकिन काइडो एक पुराने जनरेशन का आदमी है, और जैसा कि हम आज के टाइमर भी देख सकते हैं, पुरानी जनरेशन को ये चीज एक्सेप्ट हो नहीं पाता कि आखिर नेक्स्ट जनरेशन किस तरह से प्रोसीड कर रही है चीजों को। यहाँ पर काइडो साफ साफ बोलता है कि तुझे जितना खेलना हो, जितना डेविल फ्रूट यूज करना हो कर ले, लेकिन एक बात तो क्लियर है, ना रॉजर ना ओडेन इन दोनों ने कभी डेविल फ्रूट नहीं खाया था, फिर भी ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे सिर्फ हाकी के दम पे। तो इसलिए काइडो को भी ऐसा लगता है कि वो खुद हाकी के दम पे लूफी से जीत सकता है, और लूफी चूतिया है क्योंकि वो अपने डेविल फ्रूट को कुछ ज्यादा ही यूज कर रहा है। वो इवन ये भी कहता है कि एक डेविल फ्रूट की पावर इस दुनिया को जीत नहीं सकती। बट काइडो, यहीं पर तुम गलत हो। लूफी को डेविल फ्रूट पावर से दुनिया को नहीं जीतना है ब्रो, उसको सिर्फ वन पीस खोजना है, एंड फॉर द मोमेंट उसे सिर्फ तुम्हें डिफीट करना है। और काइडो बेटा, तुम खुद ही डेविल फ्रूट के इतने बड़े गजेड़ी हो, अगर तुम्हारे पास खुद डेविल फ्रूट होता नहीं ना, तो इतना ज्यादा ड्यूरेबिलिटी जिसके बलबूते पे तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर बोला जाता है, वो तुम नहीं होते। स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर होने में तुम्हारा मिथिकल ड्रैगन फ्रूट भी बहुत ज्यादा योगदान देता है अपना। तो स्ट्रेट आउट ये सोचना कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग हाकी यूजर होगा वही इस दुनिया पे राज कर पाएगा, ये बहुत ही चूतिया बात है यार। देखो काइडो, तुम्हारा खुद का कैप्टन भी ऐसा ही कुछ सोचा करता था, तुम्हें पता ही है उसके साथ क्या हुआ। ना वो मिला, ना वो आइलैंड मिला जहां पर वो अटैक करने गया था। इसके बाद वो वाला पार्ट भी तुम नोटिस करोगे कि लूफी की आंखों में बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनिमेशन देखने को मिलती है, एंड आई थिंक ये उस चीज का एनिमेशन है कि किस तरह से लूफी अपने फ्यूचर साइट को यूज करता है, किस तरह से केनमुंशु को हाकी उसके आंखों में काम करती है। क्योंकि अभी हमने लाइव एक्शन में भी देखा था कि हाकी को एक्टिवेट करते हुए उनकी आंखों में भी चेंजेस होते हैं, एंड आई थिंक उसी को यहाँ पर एनिमेटेड दिखाने की कोशिश की गई है। ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें जिनको लाइव एक्शन में इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। एंड ऑल्दो लूफी अपने फ्यूचर साइट को यूज तो कर लेता है, लेकिन काइडो फिर भी उसके ऊपर बहुत जोर जोर से अटैक करता है। एंड यहाँ पर एक चीज के लिए मैं डायरेक्टर को प्लस पॉइंट देना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ पर रियलिज्म सच में मेंटेन करके रखा है, क्योंकि द पॉइंट, जिस पॉइंट पर लूफी के आंख मतलब वो बेहोश होने लगता है, उसकी आंख गोल गोल घूमने लगता है, उसको चक्कर आने लगता है, जिस पॉइंट पे उसकी रबर वाली कैपेबिलिटीज उसके आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, वो और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तुम देखोगे कि सारी की सारी जो लाइटनिंग है वो वापस आसमान की तरफ रिट्रैक्ट होते हुए जा रही है। एंड इसके बाद काइडो उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है, जिसकी वजह से लूफी आसमान में ऊपर उड़ जाता है। जब मैं मांगा पढ़ रहा था तो इस पॉइंट पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब लूफी फिर से एक बार डिफीट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हर इवेंट में जब भी लूफी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, लूफी डिफीट होकर नीचे गिर गया है। लेकिन जस्ट अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि लूफी ने काइडो को बुरी तरह से पकड़ा हुआ है, उसका हाथ इतनी दूर तक स्ट्रेच हुआ कि वो बंदा खुद आसमान में चला गया है, लेकिन काइडो को छोड़ने का वो नाम नहीं ले रहा। मतलब काइडो उसके हाथ को अपने बॉडी के ऊपर से छुड़ा नहीं पा रहा। वो इवन अपना तात्सुमा की मूव भी यूज करता है, जो कि अगर आपको नहीं याद हो तो उसको रोकते रोकते इवन जोरो की भी गांड फट गई थी एक पॉइंट पर। इतने सारे स्लैशेस एंड इवन बोरो ब्रेथ खाने के बाद भी लूफी काइडो को उस पॉइंट पर नहीं छोड़ रहा था, जो कि ये दिखाता है कि हाँ भाई लूफी बहुत ड्यूरेबल है। मतलब कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसा आता है कि अगर जोरो सामने आ गया लूफी के तो क्या होगा, लेकिन अगर तुम काइडो के स्लैशेस को एग्जांपल में लोगे, जो कि काइंड ऑफ कंप्रेस्ड एयर स्लैशेस है जो कि जोरो यूज करता है, तो आई थिंक लूफी कुछ हद तक उसके स्लैशेस को झेल
पाएगा। लेकिन इसके बाद तुम लोग को मेरे से एग्री करना पड़ेगा कि जो लैंटर्न उड़ने वाला सीन था और जो वानो के कैसल के ऊपर से जो सीन दिखाया जा रहा था वो सभी बहुत ज्यादा सुंदर था। अगर तुम लोग को मेरा मांगा रिव्यू याद हो तो उसमें मैंने बोला था कि सभी के सभी प्रेयर्स जो है वो इन लैंटर्न्स के साथ ऊपर जा रही हैं। लेकिन ऑल वो सारे प्रेयर्स मांगा में बस एक पैनल में देखने को मिलते हैं, लेकिन एनिमे में उन्होंने जो किया है ना यार कि ये सारे लैंटर्न्स उड़ते हुए लूफी की तरफ जा रहे हैं, लूफी तक सबके प्रेयर्स जा रहे हैं, वो चीज देख के बहुत ज्यादा सही लगा कि लूफी एक ऐसा पायरेट है जिसके ऊपर सभी लोग अपनी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। और फाइनली उन सभी की प्रेयर्स लूफी के पास पहुंचती हैं। लूफी वापस से खुद को रिकवर करता है और जोर से आसमान से चिल्लाता है, मोमोनोसुके आइलैंड को कैपिटल से दूर करो, इस मछली की झांट को आज मैं खत्म करके रहूंगा। और हम देखते हैं कि आसमान से इतना बड़ा सा मुक्का सीधे काइडो की तरफ आ रहा है। इस मुक्के का मैं तुम्हें नाम नहीं बताऊंगा वरना वो मूव स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन ये जो मूव है ना भाई, इसके सामने काइडो छोटी सी छिपकली लग रहा है। मतलब इवन जो लूफी के जायंट फॉर्म में जो वो मुक्का बनाएगा ये उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा है कि ओनिगाशिमा के अंदर छेद कर सकता है। और ठीक इसी पॉइंट के बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। देखो यार मैं सच बता दूं, एपिसोड का एनिमेशन और म्यूजिक इतना अच्छा था, मतलब इतना ज्यादा अच्छा था कि मैं एक पॉइंट पे तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ये वही चीज है जो मैंने पढ़ी है, क्या ये वही चीज है जिसको एक साल पहले मैं पढ़ के बहुत ज्यादा एंजॉय किया हुआ हूँ, क्योंकि एपिसोड तो कुछ अलग ही लेवल का आ रहा है। इतने सारे लाइटिंग बोल्ट्स को लूफी इधर उधर गिरा के उनके ऊपर जंप करके जाके काइडो के ऊपर अटैक कर रहा है। एंड स्पेशली मुझे लूफी का वो सीन देख के बहुत अच्छा लगा जहां पर वो एक्चुअली में रियलिटी में ही चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, उनको रबर बना रहा है और फिर वहां से जंप करते हुए जाके काइडो को पंच कर रहा है। वो तो मुझे पता था काम ऐसे ही करता है, बट वो देखना बहुत जरूरी था मेरे लिए क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा नेचुरल लगा। यहाँ पर एक बात तुम नोटिस करोगे कि काइडो बार बार खुद को एक्सक्यूज दे रहा है कि हाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन डेविल फ्रूट, जो कि पार्शियली सही है। लेकिन ये रॉजर के टाइम पे बहुत ज्यादा सही हो सकती थी। हो सकता है रॉजर के टाइम पे उतना ज्यादा हैवी हिटर ना हो, उतना ज्यादा डेविल फ्रूट यूजर्स ना हो, आई मीन व्हाइट बियर्ड वगैरह लोग थे, बट मे बी कंपेयर टू रॉजर शायद उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग नहीं थे। और अगर मान भी लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट ही हाकी डेविल फ्रूट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस टाइम पर नीका भी एक्टिव नहीं था। देखो नीका डेविल फ्रूट कुछ ज्यादा ही अलग काम करता है। इसको तुम काटाकुरी वाले डेविल फ्रूट से मत कंफ्यूज कर लेना, क्योंकि लूफी का डेविल फ्रूट एक जोआन टाइप है, तो अवेकनिंग के बाद उसको इतने ज्यादा हीलिंग पावर मिल जाता है कि काइडो के मल्टीपल बोरो ब्रेथ्स के जलने के बाद भी वो उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक कर पा रहा है। एंड इस डेविल फ्रूट की अवेकनिंग एक्चुअली में लूफी को और भी कई सारी चीजें करने में हेल्प करती है जो कि वो अदर गियर्स में कर पाता है। बेसिकली एक मास्टर फॉर्म इसने अनलॉक कर लिया है अपने लिए। मान भी लेते हैं अगर हाकी ज्यादा सुपीरियर है तो लूफी हाकी को रबर के साथ कंबाइन करके यूज करता है, जिसको अगर मैं बहुत सिंपलेस्ट टर्म्स में बात करूं तो उसकी हाकी को किसी भी शेप में दे के वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। जस्ट वो लाइटनिंग बोल्ट्स ही देख लो, उतने लाइटनिंग बोल्ट्स को उसने तुरंत ही रबर बना दिया और उनके साथ गोल गोल घूम के उनके ऊपर जंप करके खुद को एक्सेलरेट करके उसने बहुत जोर से हाकी का एक पंच मारा था काइडो को। एंड अगर तुमको लास्ट टू लास्ट वाला एपिसोड भी याद हो जहां पर लूफी काइडो के मुंह के थ्रू पंच किया था, दैट वाज आल्सो हाकी इन्फ्यूज्ड पंच एंड प्लस रबर की प्रॉपर्टीज। एंड वापस काइडो की फेस जो रबर की बन गई थी वो अपना स्ट्रक्चर रिस्टोर करने के लिए जब पीछे की तरफ जाएगा तो और भी ज्यादा इंपैक्ट से जाके वो लड़ता है। एंड दैट इज व्हाई दिस नीका डेविल फ्रूट इज मोर स्ट्रॉन्ग अगर तुम इसको देखो एज कंबाइंड विथ हाकी, जिसको काइडो इस समय कंफ्यूज करके बैठा हुआ है क्योंकि वो खुद ये चीजें नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए वो एक्सक्यूजेस खोज रहा है बोलने के लिए। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो लूफी इज मच बेटर हाकी यूजर बिकॉज ऑफ हिज डेविल फ्रूट। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक फ्यूचर में किसी भी कैरेक्टर के लिए लूफी को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्या तुम लोग क्या लगता है अगर किजारू से लूफी फाइट करेगा तो आखिर किस तरह की वो फाइट होगी? ये चीज तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस आई गेस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अभी फेस कैम वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि अपेरेंटली मतलब मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ और मैं कलरिंग लाइट अपना चेक भी कर रहा था वो चालू हो रहा है कि नहीं, लेकिन उसका अडेप्टर भड़क गया। सो बेसिकली आज जाके मैं नया अडेप्टर लेके आएगा और फिर कल सब फिक्स करके उसके बाद वी विल डू द यूजुअल फेस कैम थिंग, जिसको मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अभी तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो। अभी मैंने लाइव एक्शन का भी रिव्यू डाला तो जाके तुम वो भी देख सकते हो और मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।